पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। अच्छा, मार्केट का फीलर लेने से पहले ना आज हम कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा मूड खराब है। इसलिए नहीं कि लॉस हुआ, बल्कि हमें तो आज भी मजा आया, लेकिन लोग अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहे। कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद दूसरों पर तनकीद करना होता है, और सिर्फ बेहतरी की नीयत से तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए तनकीद। माशरती मसला है। हो सकता है कहीं ना कहीं इसके कुछ असरात हम में भी हों, लेकिन हम भी आइंदा एहतियात करेंगे। जैसे हमारी वीडियोस में तज्जिया बुरा नहीं लगा, लेकिन ऐसे ही कह दिया कि कल मज़ा आया वाला जो फिल्मी क्लिप था वो क्यों डाला। बहुत से लोगों का खाना हजम नहीं होता जब तक तनकीद ना कर लें। शायद इसीलिए हमारे न्यूज़ चैनल्स पर भी हर वक्त हर किसी पर सिर्फ तनकीद चलती है, क्योंकि वो जानते हैं लोग क्या देखना पसंद करते हैं। कुछ को हमारी वीडियो के शुरू का म्यूज़िक पसंद नहीं। कोई कहता है कि आप वीडियो में शेयर और सब्सक्राइब करने का क्यों कहते हैं। एक ने तो ये कहा कि PSX की अनाउंसमेंट क्यों बताते हैं, जिसने देखना है खुद देख लेगा। भाई, हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो से इतना मसला है तो आप हमारी वीडियोस देखते ही क्यों हैं। वैसे कुछ बेशरम होते हैं, वीडियोस भी रोज देखेंगे कि किसी शेयर की कोई खबर पता चल सके और फायदा उठाएं, लेकिन तनकीद करना भी लाजिम है। ये भी एक मुआशरती बीमारी है कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए हमने नॉवल लिखा है, लोग क्या कहेंगे। वैसे तो मानेंगे नहीं कि वो बीमार हैं, लेकिन अगर कभी जान जाएं और अपनी बीमारी का इलाज करना हो तो हमारा नॉवल ज़रूर पढ़ें। बल्कि ये एतराज़ भी किया जाता है कि हम अपने नॉवल और दूसरे चैनल की वीडियोस का इश्तिहार क्यों डालते हैं। ऐसे लोगों से हम यही पूछते हैं कि आप हमें ये कहने वाले होते कौन हैं भाई। हम आपसे पैसे थोड़ी लेते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पैसे लेके आपको सर्विस देते होते तो भी आप जैसे लोगों को हम अपनी सर्विस से निकाल देते। इस चैनल पर हमारी मर्जी की वीडियोस बनेगी, आपकी नहीं। अगर आपको इससे फायदा मिलता है तो जरूर देखें, अगर नहीं मिलता या पसंद नहीं है तो ना देखें। पर यह दोगलापन ना दिखाएं कि मुफ्त में फायदा भी हासिल करना है और मानना भी नहीं, शुक्रिया भी अदा नहीं करना, बल्कि दूसरे को तकलीफ पहुंचानी है। हमें आप जैसे लोगों के व्यूज की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले इरादा किया था कि ऐसे कमेंट्स को इग्नोर कर दिया करें, लेकिन हम क्योंकि कोशिश करते हैं कि लोगों के कमेंट्स पढ़ें, कुछ लोग सवाल करते हैं उनका जवाब दे सकें, तो ऐसे कमेंट सामने आ जाते हैं तो पढ़ने के बाद पता लगता है कि फजूल कमेंट है और मूड खराब हो जाता है। सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हमें इस तरह बातें सुनने की आदत नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए अपनी ज़िंदगी से किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, अगर वो हमारे बस में हो तो। अभी के लिए तो हम सिर्फ ये करेंगे कि किसी ने भी ऐसा कमेंट किया तो उसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अगर ये सिलसिला बढ़ने लगा तो हम कमेंट्स करने की इजाज़त को ही बंद कर देंगे। देखें, अगर आप हमारे किसी तज्जिए से मुत्तफिक नहीं तो आप कमेंट्स में तमीज़ के साथ अपना तज्जिया पेश कर दें, या अगर हमसे कोई गलती हो जाए जो हो सकती है उसकी निशानदेही भी कर सकते हैं तमीज़ के साथ। तो हम आपकी बात सुनेंगे और कमेंट का जवाब भी देंगे, लेकिन गलती की निशानदेही करने का भी तरीका होता है। एक ये, मुझे लगता है कि आपने सही नहीं कहा, और दूसरा ये, तुम गलत बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। वैसे अगर किसी को लगता है कि अगर हमारा तज्जिया गलत है और हम लोगों की गुमराही का बायस बन रहे हैं, तो ऐसा कमेंट करने की बजाय ऐसे शख्स को चाहिए कि वो खुद तज्जिया करे, अपना चैनल खोले, खुद वीडियोस बनाए और लोगों के इल्म में इजाफा करे। लेकिन ये वो लोग हैं जो ना तो खुद अच्छा करते हैं, ना दूसरे को अच्छा करने देते हैं। हमें 10 लोग अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे गंदे अंडे एक दो ही होते हैं। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि इतने कम फीसद लोगों के कमेंट्स भी हमारा मूड खराब कर देते हैं और हमारा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं करता। बहरहाल, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें, और सबकी नज़र अपने अमल पर होनी चाहिए, दूसरे के अमल पर नहीं। अब अगर मार्केट को देखें तो मार्केट फिर आज ऊपर रही, लगता है 53 के पास पहुंचा के ही जान छोड़ेंगे। वैसे आज कई शेयर्स में काफ़ी सेलिंग भी आई डे एंड के पास। तो ये EPQL को सुबह ही कैप लग गया, लेकिन डे एंड के आसपास आके उसमें काफ़ी हैवी सेलिंग आई। और अब हमारा अपना ये आइडिया है कि हमने तो अपनी होल्डिंग इसमें नहीं बेची। हमने ना कैप पे बेची थी, और जब नीचे आया तो हमने तब भी नहीं बेची, क्योंकि हमारा ये आइडिया है, अगेन गलत हो सकता है, हम अपना आइडिया बता रहे हैं, आप अपना फैसला खुद करें कि ये एक माल छुड़ाने वाला टैक्टिक ही था। बहरहाल ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। हमने तो इसमें इस तरह हुआ कि जब ये आया नीचे तो 29.50 के आसपास आया तो हमने 2-3 हज़ार ले लिए, फिर 29 पे आया
कैश पड़ा था हमारे पास थोड़ा सा, हमने 2-3 हज़ार और ले लिए। फिर 28-50 के आसपास गया, 28-65 वहाँ पे 2-3 हज़ार ले लिए। फिर जब वो 30-40 पैसे ऊपर गया, मतलब जो हमने रखे हुए थे वो तो रखे रहे, लेकिन जो नीचे लिए वो 30-40 पैसे ऊपर बेच दिए। 29 वाले 29-50 पे बेच दिए, 29-50 वाले 30 पे बेच दिए। फिर वो 29-50 पे आ गया, फिर ले लिए। फिर वो 29 पे आ गया, फिर ले लिए, और वहां पे क्लोजिंग हो गई। हमसे एक भाई ने पूछा कि जी क्या ईपीक्यूएल और एएलटीएन अभी भी लिए जा सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे मुताबिक जब एक शेयर भागना शुरू कर दे तो उसमें चढ़ना सोच समझ के चाहिए। हो सकता है वो वहां से 5-6 कैप लगा दे, लेकिन कोई पता नहीं होता। हम हमेशा से कोशिश ये करते हैं कि उन शेयर्स को आइडेंटिफाई करें जो लो रेट्स पे हैं, और उसमें बैठ जाएं, चाहे साल बैठना पड़े। और फिर जब वो मूव बनाते हैं, लोग उसमें एंट्री लेते हैं, हम निकल जाते हैं। अब हम अगर कह दें उसको भाई को कि भाई ले सकते हैं अभी, तो वो आज अभी बैठ के शायद हमें गाली निकाल रहा हो कि भाई मैंने अपर कैप पे ले लिया और अब ये नीचे आ गया। तो अपना फैसला ना खुद किया करें, ये हम कई दफा बता चुके हैं, ताकि आप अपने आप को इल्जाम दें। अगर हमारा तजिया सुन के आपको फायदा होता है, तो हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि आप हमें बार बार शुक्रिया अदा करें कि हमारी वजह से आपको फायदा हो गया, या ये हो गया वो हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत कर देना चाहिए, अच्छी बात है, बुरी नहीं होती, लेकिन फैसला आपका है। इसी तरह अगर हमारा तजिया सुन के आपने कोई शेयर खरीदा और आपको नुकसान हो गया, तो भी हम आपसे ये नहीं सुनेंगे कि भाई हमारी वजह से आपको नुकसान हुआ। ये फैसला आपका अपना है, फायदा नुकसान आपका अपना है। लेकिन हम तजिया बताते हैं, तजिया सही भी हो सकता है, गलत भी। और हमें ये लगता है कि इसमें जो सेलिंग आई वो थोड़ा सा माल छुड़ाने के लिए आई, अभी कल वापस ऊपर जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि 4-5 दिन 6 दिन प्रेशर में रख के फिर ऊपर लेके जाएं। तो आपके लिए बेहतर यह है कि इस ट्रांजैक्शन को लेके ना आप प्राइमरीली अपने ब्रोकर से कंसल्ट करें, और उससे पूछें कि भाई ये जो डील है कितने रुपए पे हो सकती है, और फिर अपना फैसला करें कि आपको इसमें बैठना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखें, आल्टन का जो है कैप नहीं खुला, और इस पे ये है कि हमने तो इसमें थोड़े से लॉक पे अपर पे बेचे, क्योंकि हमने 10% बेच दिए जितने हमारे पास पड़े थे। कल अगर लॉक लगा फिर से हम 10% और बेच देंगे। हम तो इस तरह करते हैं, क्योंकि लॉक खुलने को कभी भी खुल सकता है। तो क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है इसमें कहाँ तक जाके खुलेगा, हो सकता है कल खुल जाए, हो सकता है परसों भी ना खुले, तो हम थोड़ा थोड़ा बेच देंगे और बाकी होल्ड कर लेंगे डिसीजन आने तक। उसके बाद ये देखें, अटक रिफाइनरी, ये जहां कल का इसका जो हाई लगा था वहां तक नहीं पहुंचा, वहीं से नीचे आया, और फिर रिफाइनरी में काफी ज्यादा सेलिंग आई। ओवरऑल इंडेक्स नीचे नहीं आया क्योंकि दूसरे शेयर्स को ऊपर रखा गया होगा, लेकिन रिफाइनरी में सेलिंग आई। अब ये हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता कि कल इसमें सेलिंग आएगी या बाइंग, लेकिन हमारा तो इसमें खसूसन अटक रिफाइनरी में हमारे है। हमने पीआरएल के जो 4-5 हज़ार हमारे पास पड़े थे वो निकाल दिए, और इसमें हमने थोड़े से ऊपर निकाले थे और नीचे दोबारा खरीद लिए। लेकिन इसमें रिस्क और रिवॉर्ड हमारा है। अब ये मिसाल के तौर पे यहाँ से 260 पे चला जाता है, हमें कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों को टेंशन नहीं होती। एलपीएल को देखें तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर रहा, 37 पैसे ऊपर बंद हुआ, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रेट बहुत अच्छा है। लेकिन इसका ना हम एक चीज आपको दिखाते हैं, एक ईयर का हम इसका ग्राफ खोलते हैं। वैसे तो आपको पता है कि हम टेक्निकल एनालिसिस उस तरह करते नहीं हैं, ना उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इसका हम अगर टेक्निकली थोड़ा सा देख लेते हैं, बस देख लेना चाहिए कभी कभी, अगर आपको उनकी कुछ समझ आ गई है। जरूरी नहीं कि उसकी बेस पे आप फैसले करें। लेकिन अब आप ये देखें कि इसका जो डिविडेंड देने के बाद जब एक्स हुआ तो इसका हाई लगा 1687 का, फिर थोड़े दिनों पहले ये फिर इसका 1682 तक गया, और आज फिर ये 1685 पे है। और अगर 6 महीने पहले कहीं देख लें तो इसका जो है ना, यहाँ पे हाई एक लगा था 1678 का, उससे पहले यहाँ पे लगा था, कितना था जी, 1732 तक वैसे गया था। तो ये जो टेक्निकली स्पीकिंग अगर बात करें 17 रुपए की, 17 से 17-20 तक ये इसकी कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस हो सकती है। तो अगर आप लोग टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने दें, 1730 से 1750 पे अगर चला जाए तो खरीद लें, अगर आपने नहीं खरीदा और खरीदना चाहते हैं तो। या फिर अगर यहाँ से डिप हो तो वहां पे खरीदें। और जो लोग टेक्निकली काम नहीं करते हमारी तरह, तो उस हिसाब से तो हमें लगता है इस रेट पे शेयर बेचना बनता नहीं है। अच्छा, हमने तो ये 14 पे जब गया तब भी लिया, 15 पे गया तब भी लिया, और हम तो थोड़ा थोड़ा फिर हम बेचते भी रहते हैं अपना। हम अपने लॉन्ग टर्म वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं कि जो इसमें हमने लॉन्ग टर्म वाला पोर्शन लिया वो हम नहीं बेच रहे। हाँ, हमने जो कुछ ट्रेडिंग के लिए लिया वो हम ऊपर 20-30 पैसे क्या निकाल दिया, 1000 शेयर, 20-30 पैसे नीचे आया, 1000 शेयर फिर पकड़ लिया। तो इस तरह हम करते रहते हैं। ट्रेडिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं,
लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म का सोच के लिया है इस रेट पे बेचना बनता नहीं है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। एनपीएल में भी आज काफी तेजी रही, 5% ऊपर चला गया है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर को देखें तो हमारे मुताबिक कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें, इमेज को जैसे लगा, पीटीएल को लगा, क्यों लगा हमें कोई पता नहीं है क्यों लगा। अरसे से ये प्रेशर में रहते हैं, फिर एक दो दिन आते हैं लॉक लग जाते हैं। कोई न्यूज़ हमारे नॉलेज में इनकी कोई ऐसी नहीं है, लेकिन ये मूड होता है। लोड लॉक में भी कोई खास नहीं। फिर ये शेल की इंफॉर्मेशन आई कि इनका और वाफी एनर्जी का शेयर परचेज एग्रीमेंट हो गया है। इन्होंने रेट नहीं बताया कि रेट किस पे हुआ है। और वैसे कमाल बात है कि कल ये खबर आई थी कि वो इंटरेस्टेड है और आज हो गया। इसका मतलब है सब बातें पहले से तय थी। एपीएल से किसी ने सवाल किया था कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में कि आप शेल में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने कहा था उनका किसी के साथ हुआ है, यानी कि इंडस्ट्री इनसाइडर्स को पता थी ये बात। तो ये सब चीज़ें पहले से तय थी, बस ऐसे ही डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था। तो जैसी ये खबर आई तो शेल में सेलिंग आ गई। अब इस सेलिंग के पीछे दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि अगेन ये बिला वजह लोगों को भगाने के लिए किया जा रहा है। दूसरा ये, क्योंकि ये एग्रीमेंट हो गया है तो हो सकता है लोग इस शक में हों कि कहीं ये एग्रीमेंट 150 से नीचे तो नहीं हुआ, और ऐसा ना हो कि उनको नुकसान हो जाए। हो सकता है कुछ लोग, इवन बड़े ब्रोकर्स जो हैं जिनको नहीं पता हो, वो शक में पड़ गए हों तो उन्होंने बेचा बाचा हो। लेकिन कोई पता नहीं है अब क्या हो। बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि 154 से तो ऊपर ही होगी वैल्यू, लेकिन इस पे अगेन आप लोग अपने ब्रोकर से कंसल्ट करें कि उसका क्या ओपिनियन है। इस बारे में हम बिल्कुल भी गारंटी नहीं ले सकते, और हमने इसमें वैसे अपनी होल्डिंग अब कम कर ली है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि वो क्या रेट होगा। रिजल्ट्स को देख लें तो वर्ल्ड कॉल का रिजल्ट आया और ओजीडीसी का रिजल्ट आया। वही पुराना फजूल सा डिविडेंड है और अर्निंग काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब क्योंकि गैस महंगी हुई है, अब ये देखने वाली बात होगी अगले क्वार्टर्स में कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। इत्तेफाक आयरन है, इनका इस क्वार्टर में जो है लॉस हुआ। पिछले क्वार्टर में शायद ये प्रॉफिट में चले गए थे, लेकिन फिर अब दोबारा लॉस में चले गए हैं। किसी ने हमसे फ्लाइंग और बीएनएल का पूछा था। तो देखिए, इनकी जो ईपीएस आ रही है उसके हिसाब से हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब ये इतने लो आ चुके हैं, लेकिन कोई पता नहीं यहाँ से भी और लो चले जाएं, और यहाँ से कोई पता नहीं इनमें मूव बने तो एकदम ये फ्लाइंग 10 रुपए पे चला जाए। तो वो मूव का तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं है। फ्लाइंग में हमने भी पास्ट में अपना काफ़ी नुकसान कराया हुआ है, जब हम दूसरों की बातों पे अमल करके शेयर्स लिया करते थे टेक्निकल एनालिसिस को देख देख के। फिर हम इसमें से काफ़ी नुकसान करा के हम निकल गए थे, कोई 10, 11, 12 पे जब ये था, या पता नहीं कहाँ पे था। बहरहाल नुकसान करा के हम निकल गए थे, और फिर हमने इसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं। अब बीएनएल को देखें तो बीएनएल की भी पिछले साल 2 रुपए की अर्निंग थी, और इस दफ़ा क्वार्टर में लॉस आ गया। जब हमें पता नहीं होता था ना, तब हमने बीएनएल में से पैसे कमा लिए थे। यही बात है ना कि बस कोई चीज़ बढ़ती थी तो उसके पीछे पड़ जाते थे। तो ये यहाँ पे एकदम जो है 32 से, यहाँ पे 2020 में ये 32 से 46 पे गया, और वहाँ पे फिर जब वापस नीचे आया तो हम तब यही सोचते थे कि यार इतना ऊपर चला गया था, नीचे आ गया, अब दोबारा ऊपर जाएगा तो ले लो। हमने काफ़ी सारे ले लिए, और ये वाकई में ऊपर गया। ये देखें 59 तक गया, और बस तब का कोई इत्तेफाक था, क्या करें, हमने इसको 59 के आसपास ही बेचा था। इसकी कोई अनाउंसमेंट आई कि इसने कोई पता नहीं 30% बोनस दे दिया ये, ठीक है, तो हमें एकदम, हमें लगा कि उस टाइम पे हम समझते थे बहुत अच्छी खबर है, और जैसी आई खबर एकदम ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आना शुरू हुआ तो हमने बेच दिया। हमें लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, तो हमने फिर दोबारा इसको देखा नहीं। तो हमने इसमें से इत्तेफाक से तुक्के से पैसे बना लिए थे, और ये देखें, अगर हमने उसको वहां पे ना बेचा होता और आज तक हमारे पास रखा होता तो 60 से 13 रुपए पे आ गया था। तो ये होता असल में यही है कि जब आप अकल इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ टेक्निकल्स को देख के ना ट्रांजेक्शंस करते हैं ना, तो कई दफ़ा तुक्के से आपको अच्छा खासा फायदा हो जाता है, और आप समझते हो कि यही सही तरीका है ट्रेडिंग करने का, और इसी तरह स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ऐसे आपके तुक्के एक दो ही लगते हैं, और फिर जो आपके मुक्के लगते हैं ना, तो फिर समझ आती है। तो भाई हमारा इन शेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब देखें 13 रुपए पे ये है, इसकी अर्निंग है नील, ठीक है। जब थोड़े दिनों पहले 13 रुपए या 14 रुपए पे था एएलटीएन और एलपीएल, जिनकी अर्निंग
₹7-7 है, 4-4, 5-5, 6-6 रुपए है, 7-7 रुपए है। तो पता नहीं आप बात का बुरा ना मना जाएं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पागल कुत्ते ने काटा है कि हम वो शेयर छोड़ के ऐसे शेयर में घुसें जो सेम प्राइस है लेकिन उसकी अर्निंग ही कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि वो इतने अच्छे शेयर 13 रुपए पे रहे और बनीस 26 पे चला जाए, लेकिन वही बात है ना कि ये जब तुक्के हैं, ये आपके और हमारे जैसे लोगों को नहीं पता लगता कि किस शेयर में जो बड़े लोग हैं वो मूव बनाने लगे हैं, और हमारे तुक्के इस तरह हर वक्त नहीं लगते, और ऐसे तुक्कों से पैसा कमाने का फायदा भी कोई नहीं है। आप ये देखें कि जो कंपनी अच्छा कमा रही है, जिसकी अर्निंग अच्छी आ रही है, आप उसमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म का सोचें। तो कोई इंटरेस्ट नहीं बीएनएल पे और फ्लाइंग पे इस रेट पे, और कोई इंटरेस्ट नहीं इनमें अगर यहां से ये 1 महीने के अंदर डबल भी हो जाए तो। फिर एक भाई ने सवाल किया था कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। देखें, एक तो होती है ना कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं कि उनका सबके सेम राइट्स होते हैं। फिर कई दफा ऐसा होता है कि कंपनी को फालतू पैसे की जरूरत होती है, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, क्लास बी शेयर्स भी आप उसको कह सकते हैं। उसमें वो ये कहती है कि इन शेयर होल्डर्स को अगर जब हम डिविडेंड देंगे तो इनको पहले देंगे और जो दूसरे नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं उनको बाद में देंगे। यानी कि एक कंपनी, और शायद कोई इसमें मिनिमम डिविडेंड का भी कोई रिक्वायरमेंट हो, ये एक किस्म से ना लोन होता है, लोन टाइप ट्रांजैक्शन होती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना दे। उनको देना पड़ता है पहले, फिर वो ऑर्डिनरी को दे सकते हैं। जब कंपनी नई नई होती है, उसके पास अभी नुकसान में चल रही होती है, उसके पास प्रॉफिट ज्यादा नहीं होते, तो ऐसे शेयर इशू करते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि अगर कंपनी कल को लिक्विडेट होगी तो पहले जो है ना, जो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको क्रेडिटर की तरह समझा जाएगा, पहले पैसे उनके अदा किए जाएंगे और फिर कुछ बचेगा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, वरना उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब कंपनी अच्छा कमाना शुरू कर दे तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ज्यादा ज्यादा डिविडेंड दे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा डिविडेंड दे। कोई इनका मिनिमम होता है शायद कि इतना कम से कम देना है, तो वो उनको इतना ही कम से कम देते हैं। इसीलिए जैसे ये देखें, ईपीसीएल है, इसने ₹2.5 का डिविडेंड दिया ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को और 65 पैसे का डिविडेंड दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जब ये कंपनी नुकसान में होगी या इसके प्रॉफिट्स कम होते होंगे, तो तब हो सकता है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 65 पैसे का डिविडेंड देते हों और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को 0 का देते हों। लेकिन अब इनका प्रॉफिट बेहतर हुआ है तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ज्यादा देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कम। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में कम प्राइस पे अलग से ट्रेड हो रहे होते हैं। तो ये था जी आज का तज्जिया। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।